Good afternoon, friends. In the last lecture, we have discussed about black body radiation. Means, what is mean by black body? What is mean by perfectly black body? Perfectly black body is body which absorb the radiation of all the wavelength incident upon it. कैसे जो बॉडी है परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैसे बोली उस बॉडी को हम लोग कि किसी भी प्रकार की वेवलेंथ अगर हम इंसिडेंट कर रहे हैं उस बॉडी पर और मैक्सिमम पार्ट उसने क्या किया है उस बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है और एट टाइम एब्जॉर्ब करते समय वो इमिट्स करती है और एज वेल एज रिफ्लेक्ट भी करता है, तो उस बॉडी को बोलते हैं हम ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो हमने पिछले लेक्चर में शो किया था कि हम किसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलेंगे, उसके बेस्ट एग्जांपल लैम्प ब्लैक एंड प्लेटिनम ब्लैक हमने कंसीडर किया है। तो वैसे ही हम आगे पढ़ेंगे आज डिफरेंट साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी के ऊपर उनके लॉ अप्लाई किए और कैसे उनको रिजल्ट मिले, ये सभी बातें इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ हमने कर्व देखा था पिछले लेक्चर में, ऐसा कर्व था आपका एक एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का है। तो कैसा है इस कर्व में हमने वेवलेंथ इस प्रकार की और वर्सेस ये एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी। तो देखिए, और ये क्या है आपके वेवलेंथ वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। तो ऊपर के जो है आपके, अब सपोज ऐसे जा रहा है आपका T4 से ऐसे आ जाएंगे T3 ऐसे आएंगे T2 और T1। तो T1 के लिए T3 के लिए यहाँ से T4 और T2। तो ऐसे T4 यहाँ पे T4 T3 T2 और T1 ऐसा कुछ तो भी ग्राफ था। और एक ग्राफ में क्या टेम्परेचर और वेवलेंथ के बीच में हम प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज इनिशिएटेड बाय ल्यूमर एंड प्रेंसिंग। द एनर्जी डेंसिटी मीन्स क्या होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेडिएशन। क्या होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए आगे इस कर्व जो एक ग्राफ है इस पर से हम क्या रिजल्ट मिले हमें वो देखते हैं। तो पहला रिजल्ट था एनर्जी इन रेडिएशन इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, यूनिफॉर्मली यानी कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रही है एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है क्या नहीं, डिफरेंट टेम्परेचर के लिए डिफरेंट एनर्जी हमको मिल रही है। पहला पॉइंट क्या है एनर्जी इन रेडिएशन इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेक्ट्रम। दूसरा रिजल्ट मिला था फॉर ए गिवन टेम्परेचर जो कुछ दिया होगा उस टेम्परेचर पे हमको एनर्जी कैसे वेरी होता है ये देखना है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, अगर टेम्परेचर T1 कंसीडर किया, ये वाला टेम्परेचर, तो T1 टेम्परेचर पर क्या है कि एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज विथ वेवलेंथ अटेन्स मैक्सिमम। कहाँ पे इंक्रीज हो रही है जहाँ पे नहीं क्या अपना वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। अब सपोज ये जो पार्ट है आपका वेवलेंथ मैक्सिमम है यहाँ पे, और यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है प्लॉटेड हो रहा है अटेन्स मैक्सिमम वेवलेंथ। द एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज कैसे होता है एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। जहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ होगा वहाँ पे आपकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। देखिए आपकी समझ में आ रहा होगा इस ग्राफ के यहाँ पे फॉर ए गिवन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर T4 कंसीडर किया हम लोगों ने, तो T4 कंसीडर करते समय यहाँ पे ये जो है T4 द एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज, एनर्जी कैसे इंक्रीज हो रही है, अगर ये एनर्जी देखिए हमने
तो इंक्रीज हो रही है, जहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा होगी वहां पे आपकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी हमको मिलेगी। कहाँ पर, जहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा होगी वहां पे हमको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और उस टेम्परेचर के बेस पर। तो देखिए विथ वेवलेंथ दैट इज मैक्सिमम एंड देन फॉल्स टू जीरो फॉर लॉन्गर वेवलेंथ एक्सपोनेंशियल। और कहाँ पे, जहाँ पे इंक्रीज होते होते लॉन्गर एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ एनर्जी शोज मैक्सिमम वैल्यू एंड देन इट इज डिक्रीज। फिर क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रही है एनर्जी डेंसिटी। ये दूसरा रिजल्ट मिला था हमको। तीसरा रिजल्ट है द वेवलेंथ लैम्बडा एम करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। जो कुछ एनर्जी मिलेंगी हमको मैक्सिमम एनर्जी एट अ लॉन्गर वेवलेंथ तो हमको शो करेगा, और उसके बाद क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी मिनिमम होती जाएंगी। जो कुछ एनर्जी है वो नहीं क्या फिर डिक्रीज होती जाएंगी एट अ लैम्बडा एम इन द शॉर्टर वेवलेंथ रीजन। कौन से रीजन में, जहां आपका वेवलेंथ शॉर्टर रहेगा वहां पे वो डिक्रीज होती जाएंगी विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और उसी समय क्या होगा, जब आपकी वेवलेंथ ये एनर्जी डेंसिटी कम होगी वैसे ही टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। ये तीसरा रिजल्ट है। इट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फाउंड दैट, ये क्या है आपका तीसरा रिजल्ट, लैम्बडा एम इनटू टी इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या है आपका लैम्बडा एम यानी मैक्सिमम वेवलेंथ जहां पे आपकी एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम शो करेंगी, और उसके बाद क्या होगा, वो एनर्जी डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कम होती जाएंगी। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपकी एनर्जी डेंसिटी वहां से मिनिमम होते जाएंगी। तो ये आपका है तीसरा रिजल्ट, लैम्बडा एम इनटू टी इक्वल टू कांस्टेंट। और इसे क्या बोलेंगे हम, आपका लॉ है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस रिजल्ट को क्या बोलेंगे हम, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कैसे बोलेंगे कि वेवलेंथ रीजन पर, मैक्सिमम वेवलेंथ रीजन पर एनर्जी डेंसिटी वैल्यू अटेन्स मैक्सिमम, और आफ्टर दिस द शॉर्टर वेवलेंथ रीजन दिस एनर्जी डेंसिटी वैल्यू गोज मिनिमम विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ पे इसे बोल सकते हैं हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये आपका ग्राफ है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसे यू लैम्बडा, एनर्जी डेंसिटी को कहाँ से कैसे डिनोट किया है, यू लैम्बडा से। और ये क्या है आपकी वेवलेंथ है, ये क्या आपकी वेवलेंथ। प्लीज लेक्चर देखते समय आप अपना कौन से तो भी पब्लिकेशन का बुक आपके पास अवेलेबल होगा, तो आप देखिए और वहां से आपको ज्यादातर बातें इजीली समझ में आएंगी। खाली लेक्चर देखते समय ऐसे मत बैठिए, बुक लीजिए और वहां से आप उस बुक को कैरी करके लेक्चर देखने की ट्राई कीजिए। ओके, तो एक तीसरा रिजल्ट था हमको, हमारा एक लॉ मिला आपने, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है कि जो एनर्जी डेंसिटी है एट अ मैक्सिमम वेवलेंथ, जो डेंसिटी शो करेंगी विथ रिस्पेक्ट टू, यानी विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोल रहे हैं हम, टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वो एनर्जी डेंसिटी वैल्यू शॉर्टर वेवलेंथ रीजन में आएंगी और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसी लॉ को बोलेंगे हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, और आपका फोर्थ रिजल्ट आया था इस कर्व पर से। फोर्थ रिजल्ट है आपका एट एनी टेम्परेचर, द एनी टेम्परेचर, कौन सा भी टेम्परेचर कंसीडर करो आप, एट एनी टेम्परेचर द टोटल एनर्जी डेंसिटी और द एंटायर रेंज ऑफ वेवलेंथ। जो कुछ टोटल एनर्जी डेंसिटी होगी आपकी, टोटल एनर्जी डेंसिटी एट एनी टेम्परेचर। देखिए फोर्थ रिजल्ट क्या मिला था इस ग्राफ पर से, टोटल एनर्जी डेंसिटी एट एनी टेम्परेचर, टोटल एनर्जी डेंसिटी और द इंटायर रेंज ऑफ वेवलेंथ। जो कुछ टोटल वेवलेंथ रेंज होगी आपकी, टोटल और द इंटायर रेंज ऑफ वेवलेंथ, कोई सी भी रेंज पकड़ो आप वेवलेंथ की, अंडर द कर्व इज इक्वल टू द, क्या बोल रहा हूं मैं, एट एनी टेम्परेचर T योर टोटल एनर्जी डेंसिटी और द इंटायर रेंज ऑफ वेवलेंथ। इंटायर रेंज कौन सी भी रेंज की वेवलेंथ पर इज इक्वल टू रहेगा वो एरिया अंडर द कर्व। कहाँ पे, जो कुछ एरिया इस कर्व में कंसीडर कर रहे हैं, जो कुछ एरिया इक्वल टू कर्व एंड इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो मैं यहाँ न्यूमेरिकली लिखता हूँ, यू लैम्बडा टोटल एनर्जी डेंसिटी और द इंटायर रेंज ऑफ वेवलेंथ,
इंटायर रेंज ऑफ वेवलेंथ 0 टू इंफिनिटी, वो क्या बोलेंगे हम, यू लैम्डा डी लैम्डा। एट एनी टेम्परेचर टोटल एनर्जी डेंसिटी इज एट entire range of wavelength 0 to infinity, entire range of wavelength u lambda d lambda is equal to the area under the curve, area under the curve d lambda, area under the curve and is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature, fourth power of the absolute temperature, directly proportional to the fourth power of the absolute temperature। और यहाँ इसे बोल सकते हैं, इसे हम लिखेंगे यहाँ पे u यानी आपकी एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। देखिए यहां इसे बोलेंगे हम स्टीफन्स लॉ, इसे क्या बोलेंगे हम, स्टीफन्स लॉ। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये जो कर्व हमने डिस्कस किया था पिछले कर्व, कहाँ से प्लॉटिंग कर रहे हैं हम, एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ के बीच में। ओके, तो वहां हमने क्या कहा था कि इस प्लॉटिंग जो कर्व है उस कर्व पर से हमको 4 रिजल्ट मिल रहे हैं। पहले रिजल्ट में हमने देखा है कि पहले रिजल्ट में क्या देखा है हमने कि एनर्जी रेडिएशन इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या, नहीं। एट ए गिवन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होता होगा तो एनर्जी ग्राफ भी चेंज होगा उस टेम्परेचर पर, कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है क्या, यूनिफॉर्मली नहीं है। पहला रिजल्ट हमने देखा था। दूसरे रिजल्ट में हम देख रहे थे कि सपोज एक आधा टेम्परेचर आप कंसीडर करो, T1 हमने कंसीडर कर लिया। ओके, तो उस T1 में क्या होता है कि एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज, इस टेम्परेचर अगर T1 कंसीडर कर रहे, सपोज T4 कंसीडर कर लो, एनर्जी इंक्रीज, एनर्जी क्या हो रहा है, जो कुछ एनर्जी डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज विथ वेवलेंथ, जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगा, देखिए जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगी वैसे आपकी एनर्जी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी एट ए गिवन टेम्परेचर। लेकिन क्या होगा, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के बाद, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के बाद क्या होगा कि वो एनर्जी डेंसिटी ने क्या कम होती जाएंगी और आपका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ती जाएगा, टेम्परेचर बढ़ती जाएंगे। देखिए इंक्रीज विथ वेवलेंथ अटेन्स मैक्सिमम एंड देन फॉल्स टू जीरो फॉर लॉन्गर वेवलेंथ रीजन, ज्यादा वेवलेंथ रीजन के लिए क्या होगा, वो जीरो पे फॉल हो जाएगा। कहाँ पे फॉल हो जाएगा, जीरो। जैसे वेवलेंथ अटेन्स मैक्सिमम वेवलेंथ पर आपकी एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम होगी और उसके बाद अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी, टेंस टू जीरो पे चली जाएंगी। ये आपका दूसरा रिजल्ट मिला था। तीसरा रिजल्ट इंपॉर्टेंट था आपके हमारे लिए। तीसरा रिजल्ट क्या अपना, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो उसमें क्या हो रहा है, ओवर द इंटायर रेंज ऑफ वेवलेंथ, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ पर क्या हो रहा है आपकी, वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी, जो कुछ मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी वेवलेंथ कंसीडर करेगा, शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ, वहां से क्या जा रहा है वो शॉर्टर पर। अब यहाँ पे नहीं क्या, उसमें मैक्सिमम डेंसिटी कवर कर लिया है, तो मैक्सिमम डेंसिटी एट दिस वेवलेंथ अटेन्स करने के बाद नहीं क्या वहां पे क्या होगा, अब यहाँ से अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो नहीं क्या क्या होता है, वो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू फॉलिंग टू जीरो, वो कम होती जाएंगी लॉन्गर वेवलेंथ के लिए। देखिए टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ रीजन विद इंक्रीज एट अ टेम्परेचर, इट वाज अ फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फाउंड दैट, एंड कौन से साइंटिस्ट ने फाउंड किया था, वेन्स ने, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा m into t इक्वल टू कांस्टेंट। ये अपना तीसरा रिजल्ट था। और आखिरी वाला चौथा रिजल्ट क्या मिला हम लोगों को, क्या बोल रही चौथे रिजल्ट में, एट एनी टेम्परेचर, कौन सा भी टेम्परेचर कंसीडर करो, एट एनी टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी और इंटायर रेंज ऑफ वेवलेंथ, कौन सी भी वेवलेंथ की रेंज, कौन सी भी वेवलेंथ की रेंज में क्या होता है, एट एनी टेम्परेचर द एनर्जी डेंसिटी एट इंटायर रेंज ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू द जीरो टू इंफिनिटी, यानी इंटायर रेंज ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू द यू लैम्डा, आपका एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। ये क्या है, टेम्परेचर। ठीक है आपका
टेम्परेचर, और इस लॉ को क्या बोलेंगे हम, स्टीफन्स लॉ। सिग्मा आपका वहाँ पे कोएफिशिएंट होगा। ऐसे हमको इस कर्व पर से 4 रिजल्ट मिले हैं, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो पहला जो आपका लॉ है, पहला लॉ कौन सा है आपका, वेन्स लॉ। जो पहला लॉ देखेंगे हम, कौन सा लॉ देख रहे हैं, वेन्स लॉ। वेन्स लॉ क्या कहता है, ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वेन्स लॉ क्या कहता है, वेन्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कुछ थर्मोडायनेमिक्स के लॉ होगी उसके बेसिस पे वेन्स ने क्या एक्सप्लेन किया है इन 1893। वेन्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शो दैट द एनर्जी डेंसिटी इन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज गिवन बाय, एनर्जी डेंसिटी का एक स्टैंडर्ड उन्होंने फॉर्मूला लिया था, यू लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा। क्या है, यू लैम्बडा आपकी एनर्जी डेंसिटी इन गिवन एरिया इक्वल टू C1 आपका कांस्टेंट होगा बाय लैम्बडा 5 e टू द पावर माइनस C2 बाय लैम्बडा t इंटू डी लैम्बडा। तो देखिए ऐसा एक एक्सप्रेशन बनेगा आपका, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, इसने डिस्प्लेस किया है वेन्स लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यहाँ पर से हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन किया है कि जो यू लैम्बडा है वो आपकी एनर्जी डेंसिटी इन गिवन एरिया इक्वल टू क्या रहेगा, C1 बाय लैम्बडा 5 e टू द पावर माइनस C2 बाय लैम्बडा t डी लैम्बडा। देखिए ज्यादातर बातें कांस्टेंट है इसमें, C1 एंड C2 कांस्टेंट है, अपने हिसाब से हम कांस्टेंट चूज कर सकते हैं। लैम्बडा t क्या है आपका, लैम्बडा t देखिए, लैम्बडा t क्या है, लैम्बडा आपका अटेन्स मैक्सिमम वेवलेंथ, जो कुछ वो कर्व में हमने मैक्सिमम वेवलेंथ डिस्प्लेस किया था वहां से इनटू कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर जो टेम्परेचर है एनी टेम्परेचर एनर्जी डेंसिटी वैल्यू इक्वल टू कांस्टेंट। ये देखिए वेन्स लॉ में से यहाँ पे उन्होंने ये लॉ डिस्प्लेस किया है और है अंडर दी कर्व डी लैम्बडा। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है C1 एंड C2, C1 एंड C2 आपके एक कांस्टेंट है, इंपेरिकल कांस्टेंट बोल सकते हैं, बाय प्रॉपर चॉइस ऑफ कांस्टेंट आपके हिसाब से हम अपने हिसाब से कांस्टेंट चूज कर सकते हैं। वेन्स लॉ कैन बी मेड टू फिट विद द एक्सपेरिमेंटल कर्व इन शॉर्टर वेवलेंथ रीजन। देखिए एक बात समझ में लीजिए, वेन्स लॉ कहाँ पे वर्क करता है, शॉर्टर वेवलेंथ पर, शॉर्टर वेवलेंथ रीजन में। कौन से रीजन में, शॉर्टर वेवलेंथ रीजन में हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, वेन्स लॉ। ओके, कहाँ पे होगा, t टेंडिंग टू इंफिनिटी और v लैम्बडा जो कुछ रेंज है अपनी वेवलेंथ की टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्या बोल रहे हैं, वेन्स लॉ कहाँ पे यूज करता है, शॉर्टर वेवलेंथ रीजन में। उसका एक्सप्रेशन ये दिया है आपको, एनर्जी डेंसिटी इन एरिया इक्वल टू C1 बाय लैम्बडा बाय टू द पावर माइनस C2 और अपना है कांस्टेंट वाला टर्म लैम्बडा mt अटेन्स मैक्सिमम वेवलेंथ इनटू टेंपरेचर इक्वल टू कांस्टेंट। ये अपना पहला लॉ, कौन सा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या इस ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम पर वर्क किया है और उनके रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, और आखिरी में क्या मिलता है हमको, आखिरी में नहीं क्या, जो प्लैंक कांस्टेंट हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये सभी रिजल्ट टुगेदर किया, एक किया सभी रिजल्ट को और अपना एक प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बनाया, और उस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर से हम बता सकते हैं कि ब्लैक बॉडी कितने प्रकार, कैसे अपने नंबर ऑफ टर्म्स, कैसे नंबर ऑफ वेवलेंथ जो हम इंसिडेंट करेंगे वो एब्जॉर्ब करता है, उसकी क्वांटिटी हम उस लॉ पर से बता सकते हैं। लेकिन एक जनरल बेसिक आइडिया इन सभी साइंटिस्ट ने जो कुछ वर्क किया है वो हम देखेंगे। पहला लॉ अपना वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इस लॉ में क्या बोल रहे हैं हम, तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या आप समझे आपको कि जो कुछ एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू रहेगी आपके मैक्सिमम अंटायर मैक्सिमम वेवलेंथ पर और विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ओके, तो ये पहला लॉ हो गया आपका, एक एक्सप्रेशन आपको न्यूमेरिकल के लिए हिसाब में रखिए, ख्याल में रखिए कि न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे वो बोलेंगे आपको C1 C2 देंगे और लैम्बडा की वैल्यू भी देंगे और बताएंगे कि एनर्जी डेंसिटी इस एरिया में इस वेवलेंथ पर कितनी होगी। ओके, तो आगे देखेंगे हम लोग। ये हो गया आपका पहला लॉ। तो दूसरा लॉ कौन सा है, रिले-जीन्स लॉ। दूसरा लॉ कौन सा है उनका, दूसरे साइंटिस्ट है
जीन्स लॉ। सेकंड लॉ आपका रिलाय जीन्स लॉ। दो साइंटिस्ट है रिलाय और जीन्स, इन्होंने नहीं क्या इस ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम पर वर्क किया और वो बताया है। ब्रिटिश थे वो, द ब्रिटिश फिजिसिस्ट लॉर्ड रिलाय एंड जीन्स इन 19 मेड अ बेटर अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। देखो ये लॉ 1893 में और ये 190 में। तो इसके बाद देखिए पहले फिजिक्स में कैसे होता है, पहले कैसे होता था, अगर किसी ने उसके इस पर वर्क किया है, अगर एक साइंटिस्ट ने वर्क किया है तो दूसरे साइंटिस्ट उस पर वर्क करते थे और अच्छा बनाते थे। फिजिक्स इतना वास्ट क्यों है, सिंप्लिसिटी करते करते सिंपल बनाते बनाते फिजिक्स इतना वास्ट हो गया। तो देखिए तो दूसरा लॉ है अपना द ब्रिटिश फिजिसिस्ट रिलाय एंड जीन्स एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम लॉ। दे अज्यूम दैट द रेडिएशन इन द कैविटी इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जो हमने कैविटी बनाया था एक ऐसी कैविटी, देखिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ जगह, हमने देखा था ऐसे कुछ तो भी हमने बनाया था। और ये जो ब्लैक बॉडी की इसमें एक कैविटी बनाई थी हमने, यहाँ पे जो एक कैविटी है वो कैविटी पे जो कुछ रेडिएट होगा, कैविटी रेडिएट करके ऐसे हो रहा था उस ब्लैक बॉडी में। तो ये जो कैविटी है इसमें जो रेज आएंगे वो वेव्स होगी, वो वेव्स क्या कंसीडर किया दोनों साइंटिस्ट ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एट द वॉल्स, जो कुछ वॉल्स होगी बाउंड्री वहां पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होंगे वो वेव्स, और क्या होगा वॉल्स। इन द सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव विद नोड एट द वॉल। तो क्या बोला उन्होंने, कैविटी में जो वेव्स रहेंगी उसे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर किया और सुपरपोजिशन किया। सुपरपोजिशन यानी एडिंग ऑफ टू वेव्स, जब कोई भी दो वेव्स हम ऐड करते हैं तो उसे बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और एट दी वॉल्स पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं और ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। देखो हम जैसे इंसिडेंट करेंगे वो रिफ्लेक्ट भी होगी, ये दोनों वेव्स भी उन्होंने और इनका क्या बनाया, सुपरपोजिशन किया, ऐड किया। और उस जो कुछ ऐड करने के बाद वेव मिलेंगी उसे उन्होंने नाम दिया स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव एट दी वॉल्स, वॉल्स पर क्या नाम दिया उन्होंने, नाम दिया स्टैंडिंग वेव का। देखिए आगे, तो रिलाय एंड जीन्स ऑब्टेन फॉलोइंग फार्मूला फॉर द एनर्जी डेंसिटी। फॉलोइंग फार्मूला फॉर द एनर्जी डेंसिटी इन दी वेवलेंथ रेंज, कौन से रेंज में, लैम्बडा टू लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा, इस रेंज में उन्होंने वैल्यू किया लैम्बडा डी लैम्बडा, यानी एनर्जी डेंसिटी विथ इन देयर एरिया यू लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू 8 पाई लैम्बडा टू द पावर 4 के टी डी लैम्बडा। देखिए क्या होता है यहाँ पर, दिस इज नोन एज रिलाय जीन्स लॉ। इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम, रिलाय जीन्स लॉ। यू लैम्बडा एनर्जी डेंसिटी इन गिवन रीजन और गिवन एरिया 8 पाई लैम्बडा टू द पावर 4 केटी डी लैम्बडा। देखिए ज्यादातर बातें कांस्टेंट रहेंगी, 8 पाई कांस्टेंट है, लैम्बडा आपको जो कुछ वेवलेंथ कंसीडर किया वो होगा, के आपका यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी क्या अपना टेम्परेचर और डी लैम्बडा एरिया। देखिए आगे क्या होता है, दिस नोन एज रिलाय जीन्स लॉ। इट एक्सप्लेन दी स्पेक्ट्रम इन लॉन्गर वेवलेंथ रीजन। कहाँ भी स्पेक्ट्रम में एक्सप्लेन करता है, देखिए वेन्स लॉ शॉर्टर के लिए और रिलाय जीन्स लॉ लॉन्गर वेवलेंथ रीजन के लिए हमने यूज किया। ओके देखिए दोनों वेवलेंथ के लिए हमने लॉज यूज किए, शॉर्टर के लिए एक लॉ है, लॉन्गर के लिए एक लॉ है। और आखिरी में जब अगर कर्व में देखिए शॉर्टर रहा तो हमने क्या वेन्स लॉ एक्सप्लेन करेंगे, और लॉन्गर वेवलेंथ रही तो हम कौन सा, रिलाय जीन्स लॉ। अगर दोनों बातें एक ही कर्व में आ गई तो उसके आगे का है प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए रिलाय जीन्स लॉ, वेन्स लॉ शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, रिलाय जीन्स लॉ लॉन्गर वेवलेंथ के लिए। देखिए ये कुछ नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड वेवलेंथ आ गए, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हमने डायरेक्टली लिया है किताब में से। ओके एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है वो, लेकिन वो कहाँ पे यूज हो रहे हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है ये आपको पता होना चाहिए बातें। तो ये दूसरा लॉ आपका
लॉन्गर के लिए और ये शॉर्टर के लिए। तो अब ये क्या तीसरा लॉ आएगा आपका, इंपॉर्टेंट लॉ है, तीसरा लॉ है आपका प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कौन सा लॉ? प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आपके पास अगर एक्सप्रेशन होगी तो आप पढ़ सकते हैं आपके जनरल आइडिया के लिए, लेकिन उतना यूज नहीं होता है उनका। आपको स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए। न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करेंगे आप आगे के एग्जाम में, अब जब कभी आप दोगे फिजिक्स पे एंट्रेंस होते हैं, बहुत प्रकार के एंट्रेंस होते हैं, जाम, आपको अगर एमएससी करना है तो जाम, और एमएससी के बाद अगर नेट सेट ऐसे गेट बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उनमें आपको नहीं क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू ख्याल में रखना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये यूज होगा। तो देखिए प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, जो कुछ ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम हम यूज कर रहे हैं उसका स्टडी करना है, उसमें अगर दोनों ही वेवलेंथ दी है लॉन्गर और शॉर्टर, तो हम लॉन्गर के लिए नहीं क्या रिलाइजेंस लॉ यूज करेंगे, शॉर्टर के लिए वेन्स लॉ एक्सप्लेन करेंगे। अगर सेपरेट सेपरेट होगा, अगर दोनों एक ही में दिए हैं तो हम प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करेंगे। तो देखिए de Broglie hypothesis according to which emission and absorption of radiation electromagnetic theory take place in the form of packet or bundle of energy called photon। देखिए कैसा है ना, हमने पहले ही पढ़ लिया ओरिजिन में क्या कहा था क्वांटम के, कि जो कुछ एनर्जी है वो एनर्जी डिस्क्रीट है। अपने क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी इज इन अ डिस्क्रीट मैनर, कंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी कौन सा भी पार्टिकल ऑब्जर्व करते हैं का नहीं, वो डिस्क्रीट मैनर में करता है, ये क्वांटम मैकेनिकली। तो वहां पे क्या होगा, वो जब डिस्क्रीट मैनर में एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी वो कंटिन्यूअसली करेगा क्या, नहीं डिस्क्रीट, तो वो नहीं क्या डिस्क्रीट एनर्जी फॉर्म करेगा ऐसे ऐसे, और उनके जो रेंज रहेगी वो बहुत छोटी छोटी, इसमें वो ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ऐसे ऐसे, तो ये पैकेट बन जाएगा, बंडल बन जाएगा एनर्जी का, ये क्या बन जाएगा आपका बंडल। तो इसे क्या बोल रहे हैं कि पार्टिकल कौन सा भी देखिए, अकॉर्डिंग टू विच इमिशन एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी। कहाँ पे हम टेक प्लेस करेंगे उसे, बंडल ऑफ एनर्जी में, पैकेट और बंडल्स, पैकेट्स, और क्या बोलेंगे इसे हम पैकेट्स और बंडल, और इसी को क्या बोलते हैं हम अपना फोटॉन्स। क्या बोलते हैं, जो कुछ पार्टिकल एनर्जी इमिशन करता है, इमिट्स करता है इन द फॉर्म ऑफ वो फोटोन के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी और पैकेट, वो एब्जॉर्ब करता है, इमिट्स करता है, उसी को बोलेंगे हम फोटॉन्स। क्या बोलेंगे उसे, फोटॉन। एंड दिस न्यू कंसेप्ट इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप वेक्टर एटम मॉडल वगैरह बहुत सारे वो अगर आप देखोगे ना, तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कैसे क्वांटाइज होती है एनर्जी सभी रेंज में, वो आपको आगे फाइनल ईयर में, सॉरी आगे आप पढ़ोगे फाइनल ईयर में 5th यूनिट में, आपको वेक्टर एटम मॉडल है उसमें आपको पता चल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो ऐसे कैसे डिस्क्रीट एनर्जी है, कंटिन्यूअसली है क्या एनर्जी नहीं है, तो ये क्या डिस्क्रीट एनर्जी, डिस्क्रीट ऐसे छोटी छोटी छोटी, इसमें वो बंडल बन जाएगा और पैकेट बन जाएगा, उसी को बोलेंगे हम फोटॉन। रेडिएशन लॉ बाय यूजिंग द फॉलोइंग अजम्पशन। ये अजम्पशन प्लैंक ने ख्याल में रख के, ध्यान में रखते हुए अपना हाइपोथेसिस जारी किया, किसके बेस पर, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग। तो देखिए उन्होंने क्या दो चार रिजल्ट मिले। पहला, द प्लैंक अज्यूम दैट द वॉल्स ऑफ द कैविटी कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑसिलेटर ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन। जो कुछ ये वॉल हमने कंसीडर किया है, तो वॉल्स ऑफ द कैविटी जो कुछ रहेगा ये कैविटी, तो यहाँ पे क्या अज्यूम किया उन्होंने, यहाँ पे एक ऑसिलेटर है, क्या है यहाँ पर ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर कौन सा है, माइक्रो ऑसिलेटर है, माइक्रोस्कोपिक ऑसिलेटर मींस टू एंड फ्रो वाइब्रेट होता है, वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, वाइब्रेटिंग होती है, छोटी छोटी वाइब्रेट, तो वहाँ पे उसे बोलते हैं ऑसिलेटर। तो ये कैविटी में क्या कंसीडर किया प्लैंक ने कि ऑसिलेटर है ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन, एक छोटे से मॉलिक्यूलर डायमेंशन का वो एक
ऑसिलेटर है और वहाँ पे एनर्जी टू एंड फ्रो होती है। ये पहला अजम्पशन था प्लैंक का कि ऑसिलेटर हम यूज कर सकते हैं वहाँ एट अ मॉलिक्यूलर डायमेंशन। दूसरा अजम्पशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ऑसिलेटर इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेशन। देखिए दूसरा अजम्पशन, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इमिटेड बाय ऑसिलेटर, जो कुछ यहाँ पे अगर इंसिडेंट किया हमने रेज, तो ये जो इमिट करेंगी, जो इमिट्स करेगा वॉल्स, वहाँ पे जो ऑसिलेटर इमिट करेगा, ऑसिलेटर इमिट करने की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है। जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट होती हुई आती है और ये फ्रीक्वेंसी, और जो इमिट करती है, जो फ्रीक्वेंसी इमिट करने के बाद रहेंगी ऑसिलेटर के बाद वो एक फ्रीक्वेंसी, ये दोनों क्या है, सेम है। कौन कौन सी, इमिटेड फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तीसरा अजम्पशन कहा, द ऑसिलेटर कैन नॉट इमिट एनर्जी इन कंटिन्यूअस मैनर। ऑसिलेटर एनर्जी कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करता है नहीं, लेकिन बट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। जो ऑसिलेटर है ना, ये एनर्जी कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व नहीं करता, वो नहीं क्या पहले एक रेंज की एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा, बाद में दूसरी, बाद में तीसरी, और यहाँ पे क्या होगा, वो बंडल ऑफ पैकेट, बंडल्स और पैकेट्स फॉर्म हो जाएगा। ओके, और उसे बोलेंगे हम फोटोन। ये हाइपोथेसिस प्लैंक सर ने कहा था, और उन्होंने वो ख्याल में रखते हुए सारी बातें कह रहे हैं हमें। तो देखिए, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय, आपको पता है फोटोन की एनर्जी E इक्वल्स टू एच ओमेगा, यानी इसको लिख सकते हैं एच क्रॉस म्यू। ओके, E इक्वल्स टू एच न्यू भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जी रहेगी। म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। देखिए प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.62 × 10⁻³ जूल सेकंड इज नोन एज प्लैंक कांस्टेंट। यहाँ से क्या वैल्यू आई, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 × 10⁻³ जूल सेकंड, 34 जूल सेकंड, इसे बोलेंगे हम प्लैंक कांस्टेंट। देखिए ऑसिलेटर ने क्या कहा, देखिए थोड़ा कंसेप्ट समझने के लिए हार्ड जाता है, लेकिन समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं। जो कुछ ब्लैक बॉडी में कैविटी होगी, वो कैविटी पे नहीं, क्या प्लैंक सर ने क्या एक हाइपोथेसिस किया कि वो प्लैंक जो हाइपोथेसिस वॉल होगी कैविटी की, उन्होंने उसे कंसीडर किया ऑसिलेटर है। और ऑसिलेटर होने के बाद क्या कर रहा है कि ऑसिलेटर की डायमेंशन क्या बहुत छोटी है, मॉलिक्यूलर डायमेंशन है, और वहाँ पे अगर एक रेज हम इंसिडेंट करेंगे तो रेज ने क्या ऑब्जर्व इमिट कर देगा, और जहाँ कुछ वो वाइब्रेट होगा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और इमिटेड फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, और वर्क कैसे कर रहा है ऑसिलेटर की तरह, और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ये दो अजम्पशन। तो तीसरे अजम्पशन के वक्त क्या कहा था कि जो कुछ इमिटेड फ्रीक्वेंसी रहेंगी, जो कुछ इमिटेड रेज रहेंगी, उनकी एनर्जी नहीं क्या वो कंटिन्यूअसली मैनर में ऑब्जर्व नहीं करेंगे, वो नहीं क्या डिस्क्रीट मैनर में ऑब्जर्व करेंगे। और डिस्क्रीट मैनर में ऑब्जर्व करते समय क्या होगा कि एक बंडल फॉर्म हो जाएगा, छोटी छोटी एनर्जी रेंज और एक पैकेट फॉर्म हो जाएगा। उस पैकेट को बोलेंगे हम फोटोन, और फोटोन की एनर्जी रहेगी E इक्वल टू एच न्यू, एच इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। आगे देखिए, ऑसिलेटर कैन नॉट ऑब्जर्व और इमिट होल नंबर ऑफ फोटॉन्स। ऑसिलेटर जो है ना, टोटल नंबर ऑफ फोटोन इमिट्स और ऑब्जर्व नहीं करेगा। द अलो एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज गिवन बाय, ऑसिलेटर की एनर्जी क्या रहेगी, En इक्वल टू NH न्यू। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स आपकी, जो कुछ नंबर ऑफ इंटीजर जितने नंबर में वो ऑब्जर्व करेगा वो नंबर के इंटीजर। E इक्वल टू H न्यू। देखिए आगे, द अजम्पशन दैट एन ऑसिलेटर कैन ऑब्जर्व रेडिएशन एनर्जी इन पैकेट ऑफ H क्रॉस न्यू वाज रिवॉल्यूशनरी। देखिए ऐसे है कि फोटोन की एनर्जी H न्यू रहता है। हमने प्लैंक ने क्या कंसीडर किया था कि ऑसिलेटर के फॉर्म में वो कंसीडर कर रहे हैं, वहाँ पे टू एंड फ्रो होगा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और इमिटेड फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी। इतनी सारी बातें कहने के बाद नहीं क्या उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया। कौन सा एक्सप्रेशन दिया है, एक एक्सप्रेशन दिया उन्होंने, तीसरा एक्सप्रेशन बोल सकते हैं इसे हम प्लैंक्स लॉ का। एक एक्सप्रेशन दिया u लैम्बडा d लैम्बडा इक्वल टू 8 पाई hc बाय
लैम्डा टू द पावर 5 1 अपॉन e टू द पावर माइनस hc लैम्डा kt माइनस 1 इंटू डी लैम्डा। देखिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 8 पाई एस सी, कांस्टेंट है सभी, लैम्डा आपकी रेंज है, और ये ऑसिलेटर का एक क्या बोलते हैं उसे, ऑसिलेटर का फॉर्म है, e टू द पावर माइनस एस सी बाय लैम्डा kt। तो बेस्ड ऑन द अबव assumption प्लैंक डिराइव्ड रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला नोन एज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, इसे क्या बोलेंगे हम, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इन द रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा इन एंटायर रेंज, इतने रेंज में ये आपकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल के लिए आप ख्याल में रख सकते। और ये जो है ना फार्मूला, ये हम दोनों शॉर्टर एज वेल एज